Assalamu alaikum. Hi guys. Welcome to Dr. Rizwan Chaudhary. Today topic of discussion is about physical pharmacy. General introduction that different definitions we can study the basics of physical pharmacy. So first of all we discuss about the pharmacy. What is pharmacy? फार्मेसी हमारे पास एक आर्ट और साइंस होती है। इसमें हम मेडिसिन्स की प्रिपरेशन करते हैं जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं हमारे पास। अब इसमें नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं, सेमी सिंथेटिक सोर्सेज होंगे, इसके अलावा सिंथेटिक सोर्सेज। तो 3 सोर्सेज होंगे हमारे पास, जिससे जो मेन हमारे पास होंगे नेचुरल होते हैं, ठीक है, सेमी सिंथेटिक होंगे और सिंथेटिक सोर्सेज होंगे, जिससे हम क्या करते हैं, मेडिसिन की प्रिपरेशन करते हैं। अब हमारे पास नेचुरल सोर्सेज जो है उसमें एग्जांपल है हमारे पास की मार्फिन। तो मार्फिन नेचुरली हम ऑब्टेन करते हैं ओपियम पॉपी से। इसी तरह जो डाइऑक्सिन है डिजिटैलिस प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं नेचुरली। तो ये हमारे पास आगे के ड्रग्स जो ऑब्टेन कर रहे हैं नेचुरल सोर्स से। फिर आते हैं सेमी सिंथेटिक। अब सेमी सिंथेटिक मतलब हाफ वो नेचुरल होता है। आप कोई भी नेचुरल ड्रग आप क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ चेंजिंग कर दें उसकी शेप में, कोई मार्फोलॉजिकल चेंज, तो वो ड्रग होगी सेमी सिंथेटिक ड्रग। सही है। अब हमारे पास मार्फिन है तो हम क्या करते हैं, कोई ग्रुप ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिस तरह डाई एसिटाइल इसमें हमने ऐड कर दिया तो ये बन जाएगी सेमी सिंथेटिक ड्रग, ठीक है। इस तरह एपोमार्फिन है तो ये हमारे पास क्या है, इसकी सेमी सिंथेटिक है। उसके बाद आता है सिंथेटिक सोर्सेज। तो सिंथेटिक सोर्सेज जो हम क्या करते हैं लैब वगैरह में या इंडस्ट्री वगैरह में उसकी सिंथेसिस करते हैं, जिस तरह पैरासीटामोल है, ठीक है, डिफरेंट हमारे पास आ जाती है, मेप्राजोल है, या फिर एंसर्स आ जाती हैं, एस्प्रीन है, नोप्रोक्सियम है, डाइक्लोफेनिक सोडियम है, डाइक्लोफेनिक पोटाशियम है, सिलोकोजिब है, मेलाक्सिकेम है। तो ये डिफरेंट हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं कि आप नेचुरली ऑब्टेन कर रहे हैं, सिंथेटिकली ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये हो गए इनके सोर्सेज की एक आर्ट और साइंस है जिसमें हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं मेडिसिन की। सही है। नेचुरल सोर्सेज होंगे, सिंथेटिक सोर्सेज होंगे, सेमी सिंथेटिक सोर्सेज होंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है किस लिए, इसका पर्पस क्या होता है। पर्पस ये होता है हमारे पास कि हम डायग्नोसिस कर रहे होते हैं, ठीक है, कौन सी डिजीज है उसकी डायग्नोसिस के लिए, उसकी मिटिगेशन के लिए, सही है, और प्रिवेंशन के लिए कि डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकें, या डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, उन मेडिसिन को यूज कर रहे होते हैं। सही है। और जो ड्रग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा, ये जो मेडिसिन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, वो हम क्या कर रहे होते हैं, पब्लिक को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये था कि फार्मेसी के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट क्या है कि ऐसा पर्सन है जो क्या करता है कि उसके पास एक डिग्री होती है फॉर्म डी की, ठीक है, कि पर्सन हु गेट दैट डिग्री ऑफ फॉर्म डी। अब डिग्री ऑफ फॉर्म डी कहाँ से, कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ठीक है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जिसकी रिकॉग्नाइजेशन हो या रजिस्ट्रेशन हो, किसे, पीपीसी से, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से, तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज अ फार्मासिस्ट। फिर आता है हमारे पास फार्मासिस्ट हो गया, देन आता है फिजिशियन के। अब फार्मासिस्ट ये नहीं है जस्ट कि उसके पास डिग्री है फॉर्म डी की तो उसको हम कहेंगे, उसके पास प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है, मेडिसिन के बारे में उसके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। कोई भी मेडिसिन है या ड्रग है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसे पता होना चाहिए, ठीक है, साइड इफेक्ट उसके पता होना चाहिए, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन पता होना चाहिए, उसकी डोज पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए फार्मासिस्ट के पास, जो उसके जो क्या करें नेक्स्ट वो आगे जो पेशेंट होते हैं उनकी काउंसलिंग वगैरह करें, उनकी एजुकेटर एज एजुकेटर, या उसकी क्या करें, उसको एक कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन दे उसको, ठीक है, कि मेडिसिन वगैरह इसकी किस तरह यूज करनी है, ठीक है, कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे इसके जो होते हैं हमारे पास, इसके बारे में जो नॉलेज होगा ये फार्मासिस्ट के पास होना चाहिए। सही है। उसके बाद हमारे पास आता है, फिर आता है कि फिजिशियन कौन होगा। अब फिजिशियन ऐसा पर्सन जो क्या करता है कि एमबीबीएस की डिग्री ऑब्टेन करता है, उसको फिजिशियन कहते हैं। इस तरह नर्सिस, तो नर्सिस हमारे पास क्या आते हैं कि जो
पेशेंट की केयर की रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है, उस जो मेडिसिन होती हैं उसको एडमिनिस्टर करने में। इसके अलावा बाकी जो उनकी पेशेंट की केयर है, हैंडलिंग है डोज की, या उनकी जो प्रॉपर गाइडेंस है उसको बताती हैं पेशेंट को कि कैसे आपने इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, या मतलब पेशेंट की जो रजिस्ट्रेशन वगैरह, इसमें पूरा जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है नर्सेज का। उसके बाद आता है हमारे पास थेरेप्यूटिक इंडेक्स। अब थेरेप्यूटिक इंडेक्स हमारे पास क्या होता है कि, या इसको थेरेप्यूटिक इंडेक्स या थेरेप्यूटिक विंडो भी कहते हैं, सही है। अब सपोज आपने क्या की, एक ग्राफ से मैं आपको समझाता हूँ। इसमें होता है कि थेरेप्यूटिक इंडेक्स इक्वल होता है जो टॉक्सिक डोज होती है 50% पॉपुलेशन में, या लीथल डोज। अब लीथल डोज या टॉक्सिक डोज ऐसी डोज होगी कि आपने क्या किया है, जिस जो क्या करे टॉक्सिसिटी काज करे, वो क्या कर रही होती है कि हमें इंडिकेशन दे रही होती है कि दिस ड्रग इज टॉक्सिक विच कैन किल द ह्यूमन और एनिमल व्हेन यू विल एडमिनिस्टर टू द पेशेंट। कि जब आपने क्या की, वो ड्रग पेशेंट को एडमिनिस्टर की, ओवरडोज दे दी, तो वो क्या करे, एक्यूमुलेट हो जाए, किडनी आपका फेलियर था सपोज, उसमें इसकी एक्सक्रीशन वगैरह होनी थी या मेटाबॉलिज्म होनी थी, तो अब चूंकि किडनी कंप्रोमाइज है तो वहां से उसकी क्या हुई, ड्रग एक्यूमुलेट हो जाएगी। जब एक्यूमुलेशन होगी तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो ये चीज आपने देखनी है कि टॉक्सिक डोज या लिथल डोज वो 50% उसकी कंसंट्रेशन, जो 50% पॉपुलेशन में डिवाइडेड बाय जो इफेक्टिव डोज होगी, ठीक है, 50% पॉपुलेशन इफेक्टिव डोज वो होगी, ठीक है। अब सपोज आप किसी पेशेंट को देते हैं कि 500 पैरासीटामोल है, 500 mg के फीवर के लिए या पेन के लिए, तो उसका जो अब 500 मिलीग्राम जो पैरासीटामोल है, ये क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट होगा। ये हमें क्या देगी, जो भी पेन होगा या फीवर होगा उसकी जो सिम्टम्स होगी उसको रिड्यूस करेंगे। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास इफेक्टिव डोज है, या ये हमें रिक्वायर्ड इफेक्ट दे रही है, सही है। जहाँ से या इफेक्ट जो स्टार्ट होता है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट, वो हमें क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। अब ये देखें, ये एक ग्राफ है डोज के दरमियान। अब ग्राफ बेसिकली ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान। अब ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस होगी और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। अब इसमें जो एक्स एक्सिस में हमने डोज ले लिया और वाई एक्सिस में हमने ले लिया परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। अब सबसे पहले देखते हैं जो इफेक्टिव डोज, ये हमें बता रहा है कि ये वाला जो ये लाइन इंडिकेट कर रही है, ठीक है, कि हमारे पास इफेक्टिव डोज है 50% पॉपुलेशन में, ठीक है। दूसरी ये वाली जो है उसको ये इंडिकेट कर रही है कि ये टॉक्सिक डोज है, ठीक है, या लिथल डोज है। अब हमने 50% पॉपुलेशन में, हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है कि आपने 50% पॉपुलेशन में फाइंड करना है, तो 50% सपोज यहाँ पे 50% बन रहा है, तो इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास इफेक्ट होगा उसको हम क्या कहते हैं, थेरेप्यूटिक इंडेक्स या थेरेप्यूटिक विंडो कहते हैं, ठीक है। कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका क्या होता है, नैरो थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है। नैरो थेरेप्यूटिक इफेक्ट मींस के जो इफेक्टिव डोज होगी, ठीक है, और टॉक्सिक डोज के दरमियान जो गैप होगा वो बहुत ही कम होता है। जिस तरह हमारे पास डाइजॉक्सिन है, इम्यूनोफाइलिन है, तो ये ड्रग्स होते हैं, वारफरीन है, इनका नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स। अब नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स में ये होता है कि अगर स्मॉल डेविएशन कर दें आप सपोज डाइजॉक्सिन की डोज है हमारे पास 1 to 2 माइक्रोग्राम, तो थोड़ी सी डेविएशन अगर आपने कर दी, उसमें डोज इंक्रीज कर दी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। या आपने डोज कम कर दी तो उसकी वजह से सब थेरेप्यूटिक इफेक्ट मींस के वो हमें कोई रिक्वायर्ड इफेक्ट अचीव नहीं होगा, उसको सब थेरेप्यूटिक इफेक्ट कहते हैं। तो आपने क्या करना होता है कि फार्मासिस्ट का ये रोल होता है कि उसने अकॉर्डिंग टू पेशेंट देखना होता है, बॉडी वेट के हिसाब से, बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से, ठीक है, उसने क्या करनी होती है, या हाइट की बेस पे उसने डोज एडजस्टमेंट करनी होती है। तो ये फार्मासिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये था हमारे पास कि अब फिर इस तरह अगर हम बात कर लें जो वाइड थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है जिन ड्रग्स, पैरासीटामोल होगी। अब पैरासीटामोल की जो डोज है 4 ग्राम पर डे, मतलब 1 ग्राम। वैसे तो आप उनको पेन हो तो आप क्या करते हैं कि रात को या सुबह ले लीजिए 500 मिलीग्राम ले, लेकिन 4 ग्राम तक भी आप ले सकते 1 डे में। अब देखें 4 ग्राम बहुत ज़्यादा डोज है इसकी, तो इसमें क्या होगा कि साइड इफेक्ट वगैरह या एडवर्स इफेक्ट इतने ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन वारफरीन के केस में थोड़ी सी भी आपने डोज चेंज कर दी तो उसमें
पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये था हमारे पास है थेरेपेटिक इंडेक्स। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो प्रोफेशनल कोर्सेज है। अब प्रोफेशनल कोर्सेज आते हैं हमारे पास, फार्माकोलॉजी आती है, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स आती है, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री आती है, माइक्रोबायोलॉजी आती है, फार्माकोग्नोसी आती है। इसको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा डोजेज फॉर्म जो है डिफरेंट हमारे पास टाइप्स की डोजेज फॉर्म है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि वाइड थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होगा और नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होगा। अब देखें, जो वाइड थेरेपेटिक इंडेक्स था मैंने डिस्कस किया आपसे कि इसकी जो हमारे पास रेंज होगी वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। सपोज हमारे पास एनसेड ले लेते हैं, इसमें नोप्राक्सिन है, ठीक है, पेन किलर के लिए यूज़ होती है। अब ये देखें इसकी डोज कितनी है, 550 मिलीग्राम है, ठीक है, 275 में भी ये आती है। अब ये इसका वाइड इफेक्ट होगा। अब जितना हमारे पास वाइड इफेक्ट होगा, आप डोज में डेविएशन अगर कर रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट इतने नहीं होंगे। लेकिन जो ड्रग नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स होगा इनमें, ठीक है, ये नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स आप देखें कितना इसमें, और डिफरेंशिएट करें। ये हमारे पास डाइजॉक्सिन, तो डाइजॉक्सिन की डोज मैंने बताई आपको 1 to 2 माइक्रोग्राम तक होती है। तो अगर स्मॉल डेविएशन भी आप इसमें कर देंगे तो क्या होगा, अगर आपने थोड़ी सी डोज इसकी इंक्रीज कर दी तो क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी होगी और एज अ रिजल्ट डेथ हो जाएगी। अगर आपने थोड़ी सी डोज कम कर दी तो सब थेरेपेटिक इफेक्ट अचीव, मींस के जो रिक्वायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा वो अचीव नहीं होगा। तो ये था कि जो हमारे पास वाइड थेरेपेटिक इफेक्ट वाली कौन सी ड्रग्स हैं, और नैरो थेरेपेटिक। और वाइड में हमारे पास पैरासीटामोल कर लें, नोप्राक्सिन कर लें, डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स आ जाती हैं, मींस के जिनकी डोज ज़्यादा होती है। और इसमें हमारे पास नैरो थेरेपेटिक में डाइजॉक्सिन कर लें, अल्प्राजोलम कर लें, अमाइनोफाइलिन कर लें। आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, बायोकेमिस्ट्री है, उसके अलावा हमारे पास फार्माकोग्नोसी है, फार्माकोलॉजी है। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस, अच्छा, डिसिप्लिन का डिस्कस कर रहे थे हम कि सबसे पहले आपको मेन चीज़ पता आनी चाहिए कि फार्मेसी के डिसिप्लिन कितने हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिसिप्लिन है हमारे पास फार्मेसी के। अब उसमें सबसे जो पहला डिसिप्लिन आता है, 5 डिसिप्लिन है इसके। तो फर्स्ट वन आता है कि मेजर जो डिसिप्लिन आता है फार्मास्यूटिक्स। अब फार्मास्यूटिक्स में भी आगे डिफरेंट क्लासिफिकेशन आ जाती है। इसमें फिजिकल फार्मेसी जो है ये फार्मास्यूटिक्स में आती है, डिस्पेंसिंग फार्मेसी है, उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, बायो फार्मास्यूटिक्स है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं फार्मास्यूटिक्स। तो ये मेजर डिसिप्लिन है हमारे पास। उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड फार्माकोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद फार्माकोग्नोसी आता है एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ये 5 मेजर डिसिप्लिन है किसके, फार्मेसी के। नेक्स्ट है आगे जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, मींस के जो मेन हमारे प्रोफेशन के रिलेटेड होते हैं। कुछ तो जिस तरह माइनर सब्जेक्ट आते हैं फार्मेसी में, पॉक स्टडी होगी, उसके अलावा स्टैट्स, कंप्यूटर, ये प्रीक्वाइड कोर्सेज होते हैं। तो सेकंड है प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल कोर्सेज में हमारे पास फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये है प्रोफेशनल कोर्सेज। ये इसको डिफरेंशिएट, वो नहीं, मिक्स नहीं कर देना आपने। डिसिप्लिन 5 है फार्मेसी की, ठीक है। आगे उसकी फर्दर उसमें सब्जेक्ट आ जाते हैं। फार्मास्यूटिक्स है तो फार्मास्यूटिक में आ जाती है हमारे पास डोजेज फॉर्म आती है, उसके अलावा डिस्पेंसिंग फार्मेसी आती है, इसके बाद आ जाती है हमारे पास इंडस्ट्रियल फार्मेसी, बायो फार्मास्यूटिक। लेकिन मेजर जो डिसिप्लिन है हमारे पास वो 5 है। कौन सा, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी और क्लिनिकल फार्मेसी। और ये हमारे पास प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो आप आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे सीक्वेंस में। जिस तरह फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फिर नेक्स्ट इनको डिस्कस करते हैं कि फार्मास्यूटिक्स क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं, फार्माकोग्नोसी क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है और माइक्रोबायोलॉजी क्या है। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स।
तो फार्मास्यूटिक्स क्या है कि एक जनरल एरिया होता है वो जो कंसर्न होता है, जितने भी फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, केमिकल फैक्टर्स होते हैं और जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी ड्रग जो है उसकी सबसे पहले फार्मूलेशन बनाई जाती है, मीन्स कि एक फार्मूला बनाया जाता है कि उसमें एक्टिव होगा, एक्टिव के साथ कौन कौन से एक्सीपियंट्स होंगे, सही है। और वो जो एक्सीपियंट हम सेलेक्ट करते हैं वो फिजिकली और केमिकली इनर्ट होने चाहिए एक्टिव के साथ, ठीक है, स्टेबल होने चाहिए, ताकि एक्टिव को हमने स्टेबल रखना है। तो एक फार्मूलेशन बनाते हैं, कोई भी जब हम डोजेज फॉर्म बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक फार्मूलेशन बनाते हैं। फार्मूलेशन के बाद हम जब कैलकुलेट करते हैं उसके लिए डिफरेंट तरह के वो करेंगे, हम टेस्ट करेंगे, लैब टेस्ट। उसके बाद क्या करेंगे, फार्मूलेशन बना के फिर हम क्या करते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। बाकी उसके लिए जो उसके स्टेबिलिटी के लिए जो डिफरेंट होते हैं, फिनोमिना होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, उसको हमने कंट्रोल करना होता है, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना होता है, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले फार्मूलेशन बनती है। अब कह रहा है कि जो फार्मास्यूटिक्स क्या है कि जो हमारे पास कोई भी फार्मूलेशन आप बना रहे हैं, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ड्रग की स्टेबिलिटी करते हैं, तो उसके लिए जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो फैक्टर इन्फ्लुएंस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। अब फार्मास्यूटिक्स में कौन कौन से हमारे पास सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अब फिजिकल फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स में आती है, उसके बाद डोजेज फार्म है, ठीक है, डिस्पेंसिंग फार्मेसी है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, उसके बाद बायो फार्मास्यूटिक्स। तो ये सारे इस तरह कैलकुलेशन भी इसी में आ जाती है फार्मास्यूटिक्स में। तो ये हमारे पास क्या है कि डिफरेंट आ जाते हैं सब्जेक्ट जो हम फार्मास्यूटिक्स में डिस्कस करते हैं। उसके बाद फार्माकोलॉजी है, तो फार्माकोलॉजी की में क्या करते हैं हम, जो ड्रग का एक्शन होता है ह्यूमन पे या एनिमल पे, उसको हम क्या करते हैं, स्टडी। अब उसका एक्शन में क्या आता है कि साइड इफेक्ट, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा जो हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट देगा। दूसरा उसकी साइड इफेक्ट देखते हैं, एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, ठीक है, उसकी डोज देखते हैं कि कितनी डोज आपने देनी है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं किसमें, फार्माकोलॉजी में। उसके बाद जिस तरह पैरासीटामोल है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें पता होता है, डोज कितनी देनी है, ठीक है, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उसके अलावा उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। उसके बाद फार्माकोग्नोसी। अब फार्माकोग्नोसी क्या है कि ये डील कर रही होती है कि आपने क्या करना है कि प्लांट से या एनिमल से हमने क्या करना होता है, ड्रग्स को ऑब्टेन करना होता है। जिस तरह हमारे पास डिजिटैलिस है, तो उससे हम क्या करते हैं, डाइजॉक्सिन ऑब्टेन करते हैं। मॉर्फिन को ओपियम पोपी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा एनिमल्स में अगर आप जे, ठीक है, तो इसको हनी है, ठीक है, ये इससे हम क्या कहते हैं, हनी बी से ऑब्टेन करते हैं। और कोल्ड लिवर ऑयल है, शार्क लिवर ऑयल से डिफरेंट टाइप की ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं। अच्छा, ये था हमारे पास। उसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में जो बायोकेमिकल चेंजेस होती हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर, उसको हम क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हैं हम, स्टडी माइक्रो। अच्छा, डिस्कस कर लेते हैं हम ड्रग्स और मेडिसिन में, ये बेसिक चीज़ें हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये पता होना चाहिए आपको ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफ्रेंशिएट। अब ड्रग हमारे पास वो होती है कि कोई भी सब्सटेंसेस अदर देन फूड, ठीक है, फूड के अलावा जो वो क्या करता है कि बॉडी की फिजियोलॉजी को क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। अब उसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जो मेडिसिन होती है ना, ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, केमिकल्स होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, सही है। अब जो ड्रग है हमारे पास, उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन मेडिसिन के पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। जिस तरह आपको पेन है, तो पेन के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, पेनाडोल यूज़ कर लेंगे, या डाइक्लोफेनिक सोडियम यूज़ कर लेंगे, नोप्रोक्सिम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, तो ये पेन को रिड्यूस करेगी। अब ड्रग की अगर हम बात करें, कोकेन है, तो कोकेन को आप यूज़ करेंगे तो उसकी क्या होगी, आप नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे डिफरेंट ऑर्गन्स पे, उसका जो एडवर्स इफेक्ट होंगे। या फिर आप यूज़ कर रहे हैं अल्कोहल, तो अल्कोहल क्या करती है, डिफरेंट ऑर्गन को डैमेज करती है, एडिक्शन काज करती है, ठीक है। जो ड्रग है वो एडिक्शन काज कर सकती है, लेकिन मेडिसिन कोई एडिक्शन काज नहीं करती है, सही है। उसके अलावा जो ड्रग है उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों होंगे, लेकिन मेडिसिन के सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, सही है। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल बता रहा है, अल्कोहल है, ठीक है, ये ड्रग है हमारे पास। कोकेन है, ये हमारे पास ड्रग है, ठीक है। कैनबिस सैटिवा, ये हमारे पास क्या है कि ड्रग है। पेनाडोल को भी ड्रग कह सकते हैं। और उसके अलावा जो मेडिसिन है, इसमें नोप्रोक्सिम है, ठीक है, नोप्रोक्सिम सोडियम होगी, नेक्सियम होगी, एसोमेप्राजोल होगी, उसके अलावा एस्प्रिन होगी, क्लोपिडोग्रल होगी। तो ये सारी चीज़ें, ये हमारे पास मेडिसिन।
उसके अलावा जितनी भी ड्रग्स होती हैं आप उनको मेडिसिन कह सकते हैं। ऑल ड्रग्स कैन बी मेडिसिन बट ऑल मेडिसिन कैन नॉट बी ड्रग्स। कि अब देखें पेनाडोल है, इसको ड्रग है, ठीक है, ड्रग है हमारे पास, इसको हम मेडिसिन भी कह सकते हैं। तो मीन्स के जितनी भी अब कोकेन है इसको मेडिसिन कह सकते हैं आप, सही है, ड्रग है, मेडिसिन कह सकते हैं। लेकिन अब मेडिसिन है, एस्प्रिन को हम ड्रग नहीं कह सकते, ठीक है, मेडिसिन को हम ड्रग नहीं कह सकते। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि ऑल ड्रग कैन बी मेडिसिन बट ऑल मेडिसिन कैन नॉट बी ड्रग्स। फिर देन हम डिस्कस करते हैं फार्मास्यूटिकल। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे फार्मास्यूटिकल एजेंट्स के। अब फार्मास्यूटिकल एजेंट कोई भी हमारे पास जो मेडिसिन होगी, ठीक है, या ड्रग होगी, उसमें क्या होता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है, सही है। अब सपोज हमारे पास कोई ड्रग आ जाती है लोप्रीन, ठीक है, अब लोप्रीन 75 mg में है, इसमें जो एक्टिव होगा एस्प्रीन है, ठीक है। कोई भी ड्रग, सही है, ब्रांड जिस तरह नेक्जिम आ जाता है तो नेक्जिम में एक्टिव क्या होगा, इसोमेप्राजोल, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी ओम्पर आ जाता है, तो उसमें एक्टिव क्या है, ओमेप्राजोल। कोई भी मेडिसिन होगी उसमें एक्टिव होता है, ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है। अब एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है रिक्वायर्ड इफेक्ट देता है हमें, सही है, रिक्वायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देता है। अब कोई भी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ना उसको स्टेबलाइज रखना पड़ता है। अब अगर स्टेबलाइज रखने के लिए जो डिफरेंट एक्सिपिएंट्स होते हैं ना उसको हम ऐड करते हैं। अब वो जो एक्सिपिएंट्स होंगे, ठीक है, उसमें डाइल्यूएंट्स होंगे, बाइंडर्स होंगे, ठीक है, लुब्रिकेंट्स होंगे, डिसइंटीग्रेंट्स होंगे। तो ये जो कलरिंग एजेंट होंगे, फ्लेवरिंग एजेंट, अब ये जो एक्सिपिएंट ये फिजिकली इनर्ट होने चाहिए, केमिकली इनर्ट होने चाहिए, ठीक है, एक्टिव के साथ कंपैटिबल होने चाहिए, कोई इनकम्पैटिबिलिटी काज ना करे, ताकि ड्रग को हम क्या करें या मेडिसिन को स्टेबल करें, स्टेबलाइज कर सकें, ठीक है, ताकि जो क्या करें वो अपना रिक्वायर्ड इफेक्ट दे। तो इन्हीं एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, जो एक्सिपिएंट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल एजेंट्स कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास डोजेज फॉर्म। तो डोजेज फॉर्म क्या है हमारे पास कि ऐसा वे है, ठीक है, जिससे आप क्या कर रहे होते हैं, कोई भी ड्रग या मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं पेशेंट में, ठीक है, ओरल रूट से ले रहे हैं, आईवी रूट से ले रहे हैं, ठीक है, आईएम से ले रहे हैं, सबक्यूटेनियस हो गया, उसके बाद यह हो गया वजाइनल रूट है, ठीक है, रेक्टल हो गया, एंड कोई भी हो सकता है। आप इसको हम क्या कहते हैं, डोजेज फॉर्म के, जिस रूट से या जिस वे से आपने ड्रग को एडमिनिस्टर करना है। अब इसमें डिफरेंट डोजेज फॉर्म आती हैं, ठीक है। अब डोजेज फॉर्म आती है हमारे पास, टैबलेट है, ठीक है, कैप्सूल है, पाउडर है, ऑरली एडमिनिस्टर करते हैं। फिर आता है हमारे पास इंजेक्टेबल, तो उसको पेरेंटली एडमिनिस्टर करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सस्पेंशंस आती हैं, ठीक है, सिरप्स आती हैं, एलिक्सर्स आते हैं, मलियंस आते हैं, ठीक है, लोशंस आते हैं, क्रीम्स आते हैं। तो ये डिफरेंट डोजेज फॉर्म होती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से पेशेंट के लिए कौन सी डोजेज फॉर्म सूटेबल होती है। तो ये भी फार्मासिस्ट का काम होता है, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंप्लाइंस। पेशेंट कंप्लाइंस क्या होती है कि रजामंदी, ठीक है, कि पेशेंट की कंडीशन के कोई सपोज अगर पेशेंट है वो टैबलेट स्वालो नहीं कर सकता है इन केस ऑफ चिल्ड्रन, तो उसको क्या करें, सस्पेंशन या सिरप दे दें, ठीक है। कोई अगर सिरप को भी वो नहीं कर सकता है, ठीक है, तो आप क्या करें, उसकी डोजेज फॉर्म चेंज कर दें। या कोई इमरजेंसी में पेशेंट आ जाता है तो इमरजेंसी के लिए हमें इफेक्ट जल्दी चाहिए होता है, इमीडिएटली, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा रूट सेलेक्ट करते हैं, आईवी रूट, ठीक है। उसके लिए इंजेक्टेबल्स हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो आपने पेशेंट की कंडीशन को देखना होता है, देख के फार्मासिस्ट क्या करता है, जो वो डोजेज फॉर्म होगी उसको सेलेक्ट करेगा और किस रूट से देनी है, ठीक है। तो ये फार्मासिस्ट का काम होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि फार्मासिस्ट का रोल कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, किन किन जगहों पे फार्मासिस्ट का रोल होता है, ठीक है। हॉस्पिटल में क्या रोल है फार्मासिस्ट का, इसके अलावा एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट उसका क्या रोल होगा, कम्युनिटी में फार्मासिस्ट का क्या रोल होगा, ठीक है, इंडस्ट्री में इसका क्या रोल होगा। तो ये इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, रिटेल और कम्युनिटी फार्मासिस्ट। इनके रोल क्या है, क्या इनमें डिफरेंशिएट है। अब अगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बात करें तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेन क्या है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट है क्या, या क्लिनिकल फार्मेसी में हम स्टडी क्या करते हैं कि एक ड्रग है उसकी जो सेफ्टी के बारे में, ठीक है, उसकी एफिकेसी कितनी है, कि क्वालिटी उसकी
बेटर है नहीं, रिक्वायर्ड इफेक्ट हमें देगी या नहीं देगी, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या है, पेशेंट के लिए अफोर्डेबल है या नहीं, ठीक है, और कौन से वो पेशेंट को काउंसल करना, ठीक है, कि इसको ड्रग को आपने एडमिनिस्टर किस तरह करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम क्या करते हैं क्लिनिकल फार्मेसी में डिस्कस करते हैं। अब सपोज ये हमारे पास आ जाती है एट्रोपिन ड्रग्स आ जाती है, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक है, ठीक है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, हार्ट के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, हार्ट ब्लॉक के लिए, ठीक है, इसके अलावा अगर सर्जरी परफॉर्म करनी हो तो सिक्रीशन को ब्लॉक करने के लिए एट्रोपिन यूज़ करते हैं, ठीक है, पीपल को डायलेट करने के लिए भी इसको हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। इसके अलावा मोटेलिटी को कंट्रोल करने के लिए जीआईटी मोटेलिटी जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी, उसको डिक्रीज करने के लिए भी हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं। तो इसमें ये होगा हमारे पास कि अब एट्रोपिन की हमने क्या देखनी है, सारी उसकी देखनी है प्रोफाइलिंग क्या है, ठीक है, डोज कितनी देंगे पेशेंट में, ठीक है, कौन सा पेशेंट को हमने एट्रोपिन एडमिनिस्टर करनी है, कितनी डोज देनी है, ठीक है। अब डोज देने के बाद हमें रिक्वायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट अचीव होगा या नहीं होगा, ठीक है, किस डोज पे होगा, ठीक है, कौन से पेशेंट के लिए कितनी डोज हमने क्या करनी है, रेकमेंड करनी है। इसके अलावा उसके बाद उसकी काउंसलिंग करनी है कि आपने क्या करनी है, इसको ड्रग को कैसे रूट सेलेक्ट करना है, कि आप पेशेंट अगर सीरियस है, ठीक है, हार्ट ब्लॉक है, तो उसको आईवी रूट देंगे, कोई भी ड्रग हो, ठीक है, एट्रोपिन है, डाइजॉक्सिन है, ठीक है, मेप्राजोल है, इसोमेप्राजोल है, कोई भी ड्रग उसकी प्रॉपर आपने, ठीक है, कोई एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है, अल्प्राजोलम है, या फिर हमारे पास आ जाती है सीटालोप्राम है, एनी ड्रग कोई भी, या एंटीबायोटिक्स है, तो आपने उसकी प्रॉपर क्या करनी होती है, पेशेंट को उसकी काउंसलिंग करनी होती है कि आपने सपोज एंटीबायोटिक जिस तरह टेट्रासाइक्लिन है तो उसको मिल्क के साथ नहीं लेते, ठीक है, क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि वो मिल्क में कैल्शियम होता है, कैल्शियम के साथ चिलेट बनाएगी और उसकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी। जब ड्रग की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगी तो हमारे पास उसका रिक्वायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट अचीव नहीं होगा। इसीलिए कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, बेस्ट उसके लिए जो सॉल्वेंट होता है वाटर, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है, ठीक है, पीएच इसकी 7 होती है, तो कोई भी मेडिसिन आप उसके लिए बेस्ट यही होगा आप उसको वाटर के साथ लें। तो यही फार्मासिस्ट का रोल होता है कि पेशेंट की काउंसलिंग करनी है, ठीक है, कौन से रूट उसने सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, ड्रग को फूड के साथ लेना है या एम्प्टी स्टोमिक लेना है, कोई भी ड्रग है जिस तरह मेप्राजोल है तो उसको एम्प्टी स्टोमिक लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर काउंसलिंग कौन करता है, उसके बाद उसके जो साइड इफेक्ट आते हैं, ठीक है, वो उसको क्या करता है, नोट करता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन आते हैं, जिस तरह अगर हम सेफ्लोस्पोरिन है, कुछ पेशेंट जो होते हैं एलर्जिक होते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक से, जिस तरह सा थर्ड जनरेशन है जो सेफ्लोस्पोरिन है, उसमें थर्ड जनरेशन आती है हमारे पास सेफ्ट्राजोन। अब सेफ्ट्राजोन सोडियम का इंजेक्शन जो है, अगर आप उसकी टेस्ट डोज नहीं देंगे, पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, आपने अगर उसकी टेस्ट डोज नहीं दी है तो क्या होगा, अगर तो वो हाइपर सेंसिटिविटी था, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन काज हो गया, तो चूंकि आप आईवी जब उसको एडमिनिस्टर करेंगे तो जल्दी इफेक्ट होगा, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर आप टाइम पे उसको हैंडल नहीं करेंगे तो एज अ रिजल्ट पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स होगी या कोई भी ड्रग्स होगी, ये फार्मासिस्ट का क्या होता है कि उस जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होगा उसका रोल होगा, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट देखना, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन देखना उसके, ठीक है, कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग कौन सी हैं, ये चीज़ें देखना, तो या फिर इरेशनल यूज हो रहा है, ठीक है, ड्रग का, उसको भी, ये सारी चीजें क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल होता है। अब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होता है कि एक हॉस्पिटल एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। अब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या करता है, प्रिक्योरमेंट करता है, ठीक है, इन्वेंट्री स्टॉक होता है वो मेंटेन करता है, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होता है, उसके बाद उसकी क्या कर रहा है, स्टोरेज कर रहा होता है, प्रिजर्वेशन कर रहा होता है, उसकी पैकेजिंग में उसका रोल होता है, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन में रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल क्या होगा, ठीक है, कि प्रिस्क्रिप्शन की फिलिंग वगैरह, लेबलिंग वगैरह करना, उसके अलावा उसको प्रॉपरली पेशेंट को उसके बारे में गाइड करना, या जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के पास जो नॉलेज है नर्सिंग स्टाफ को या जो फिजिशियन होगा ड्रग के बारे में प्रॉपर गाइडेंस उसको देना। उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेडिसिन की, नर्सिंग स्टाफ में उसको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, और हॉस्पिटल के अंदर जो इन्वेंट्री कंट्रोल होगा, ठीक है, वो भी क्या करना, उसको मेंटेन करना। तो ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या उसको।
डील करता है। उसके बाद रिटेल फार्मेसी। तो रिटेल बेसिकली क्या है कि कोई भी आप इसको हम कह सकते हैं रिटेल फार्मेसी के सेलिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग्स कंज्यूमर में, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं रिटेल। अब रिटेल फार्मेसी के लिए कोई स्पेसिफिक लोकेलिटी की ज़रूरत नहीं होती, कहीं भी आप रख सकते हैं। एंड अदर टर्म ड्रग स्टोर भी कहते हैं इसको, ठीक है, या मेडिकल स्टोर। तो इसमें जस्ट आप सेल करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है, मेडिसिन। लेकिन जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है, अब इसमें कम्युनिटी फार्मेसी में सेस होती है पब्लिक। आपने क्या करना होता है कि पब्लिक तक इंफॉर्मेशन करनी होती है, उसके लिए स्पेसिफिक लोकेलिटी की ज़रूरत होगी, ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन आपको क्या कर सके, अप्रोच कर सके। और इसमें हम क्या करते हैं कि अब कम्युनिटी फार्मासिस्ट के बहुत ज़्यादा रोल होते हैं, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन को फिलिंग करना, ठीक है, उसकी क्या करना, कंपाउंडिंग वगैरह करना, उसके बाद लेबलिंग करना। कोई प्रिस्क्रिप्शन आ जाती है तो उसमें देखना कि कोई एरर्स तो नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी ड्रग्स तो नहीं लिखी हुई, कोई इरेशनल ड्रग तो नहीं है। अब इरेशनल ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसका मतलब विदाउट नीड कोई जरूरत। अब सपोज एक पेशेंट है, उसको क्या है कि इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए आप सपोज इन्फेक्शन हुआ है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, उसके लिए सपोज अगर आप अमॉक्सल दे रहे हैं तो अमॉक्सल के साथ लिफ्लॉक्स भी लिखी हुई है, ठीक है, या उसके साथ एजिथ्रोमाइसिन लिखी हुई है, बजाय इसके कि इसके साथ उसमें इन्फेक्शन ने क्या हो जाना था, कवर हो जाना था, आप एक्स्ट्रा उसको क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये फिर हो जाता है इरेशनल यूज़, सही है। अब इसके अलावा क्या हो रहा है, प्रिस्क्रिप्शन को पेशेंट की काउंसलिंग करेगा कि आपने क्या करना है, कैसे लेनी है इसकी ड्रग की डोज कितनी लेनी है, ठीक है। सपोज एंड आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो जो उसके लिए ट्रीटमेंट होती है ना, एंटीबायोटिक कोर्स होता है 3 डेज होता है, 3 to 7 डेज होगा, ठीक है। तो कुछ पेशेंट होते हैं कि वो 2 दिन मेडिसिन लेंगे, एंटीबायोटिक लेंगे तो कहेंगे अब आराम आ गया, तो देन बस छोड़ देते हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं करते। जब कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगी। तो फार्मासिस्ट का ये जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट का ये रोल होगा कि वो प्रॉपर काउंसल करेगा। आपने जो है एंटीबायोटिक की जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 3 दिन वो कंप्लीट करनी है, या अगर सीवियर आपको है इन्फेक्शन है तो उसके लिए 7 डे कोर्स जो होगा आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पेशेंट की काउंसलिंग वगैरह, ठीक है, उसको गाइड करना प्रॉपर। तो बहुत से रोल्स आ जाते हैं इसके कम्युनिटी फार्मासिस्ट के, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है, ये तो होगी हमारे पास के क्लिनिकल फार्मासिस्ट या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, रिटेल फार्म। नेक्स्ट है हमारे पास 2 चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ, एक है ड्रग स्टोर है, ठीक है, और एक है ड्रग स्टोर और दूसरा है फार्मेसी। ड्रग स्टोर और फार्मेसी में क्या डिफरेंशिएट है। अब देखें, ड्रग स्टोर जो होता है ना, उसमें क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स के वो आप कर सकते हैं। उसमें स्मॉल स्केल पे होगा पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, उसमें हमारे पास ओटीसी ड्रग्स भी होंगी, ठीक है। उसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, इसके बाद जो कॉस्मेटिक्स वगैरह होंगी, ठीक है, ग्रॉसरी वगैरह, ये सारी चीज़ें, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें भी ड्रग स्टोर पे अवेलेबल है। वहाँ पे कोई फार्मासिस्ट की नहीं होती, मीन्स कि एक बंदा पैरामेडिक्स किया हुआ है तो, या अंडर एक बंदा इसने मैटर की है, वो ड्रग स्टोर ओपन कर सकता है, ठीक है। उसके लिए कोई कैटेगरी की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब आप फार्मेसी को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए उसके लिए, और स्पेशली उसमें क्या होती है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स अवेलेबल होती हैं। दूसरी बात ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप फार्मेसी ओपन करते हैं, ठीक है, एनीवन कोई बंदा भी ओपन कर सकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स को आपने फुलफिल करना होता है। उसके लिए जो लाइसेंस है वो रिक्वायर होना चाहिए। लाइसेंस आप किसी भी पर्सन का ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन लाइसेंस रिक्वायर है ए कैटेगरी का। फार्मेसी को ओपन करने के लिए ए कैटेगरी का जो लाइसेंस है वो रिक्वायर होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ओनली अवेलेबल होती हैं। इसमें फार्मासिस्ट अगर प्रेजेंट है तो मोस्ट वेल एंड गुड कि वो क्या करेगा, पेशेंट को प्रॉपर उसकी काउंसलिंग करेगा, ठीक है, उसको मेडिसिन के यूजेस के बारे में बताएगा, उसकी कंप्लाइंस भी देखेगा कि मीन्स अगर कोई पेशेंट है वो कहता है कि मैं टैबलेट्स यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, वो कहेगा कैप्सूल या सिरप, दूसरी डोजेज फॉर्म चेंज कर, मींस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन।
तो ये डिफरेंट इसके रोल होते हैं इसमें फार्मेसी में। तो फार्मेसी में फिर ये ग्रॉसरी वगैरह की चीज़ें नहीं होगी, मोस्टली जो हमारे पास क्या होगी, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स अवेलेबल होगी, ठीक है। तो उसके अलावा होता है, एक होता है ओटीसी ड्रग, होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। अब ओटीसी ड्रग्स ओवर द काउंटर ड्रग में के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाती हैं, जिस तरह आप पेनाडोल है, कहीं किसी आम शॉप पे जाएं तो आपको पेनाडोल मिल जाएगी, ठीक है। ब्रोफीन है, इस तरह ये जो टैबलेट मेटाफेमिन एसिड है, तो ये एंटा एसिड्स हो गए, ठीक है, गेविस्कॉन हो गई। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ओटीसी आपको मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन के लिए ये होता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ऐसी होती हैं, ठीक है, जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगी, सही है। जिस तरह एंटी डिप्रेसेंट हो गए, ये आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल सकती, उसके लिए आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। तो ये हार्ट की मेडिसिन हैं, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट था कि ड्रग स्टोर और फार्मेसी में क्या डिफरेंट है। बाकी ये मेन चीज़ है। उसके बाद इंडस्ट्रियल फार्मेसी है। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हम बेसिकली, अब फार्मासिस्ट का कहाँ कहाँ पे रोल है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो फार्मासिस्ट है उसका जो मेन इंडस्ट्री में भी रोल होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डॉक्यूमेंटेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, क्यूए होता है, और उसके बाद क्यूसी डिपार्टमेंट होता है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है, ड्रैब्स होंगे। अब ये चीज़ जो होगी कि फार्मासिस्ट के रोल कहाँ से स्टार्ट होते हैं। अब फार्मासिस्ट का रोल स्टार्ट होता है या इम्पोर्टेंस कहाँ से है कि बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी शायद आपको आइडिया हो। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि सपोज मैंने क्या करना है कि एक प्लांट है, उसकी क्या करनी है, मैंने कहना है कि ये मैंगो का प्लांट है, मैंने क्या करना है, इसको मेरे पास सीड्स पड़े हुए हैं, मैंने लगाने हैं। तो उसके लिए सीड की भी सिलेक्शन होती है। जिस लैंड, जिस ज़मीन में आप उसको क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे स्पेसिफिक उसकी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, या उसकी जो टेम्परेचर अगर प्रॉपर मिल रहा है नहीं, तो सीड्स की सिलेक्शन के हुए ये वाला सीड जो है ये आपको फल अच्छा देगा, ठीक है। तो सीड की सिलेक्शन से लेकर जो ड्रग की एलिमिनेशन है, ठीक है। अब ड्रग पेशेंट लेता है, ड्रग एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। उसके बाद उसकी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, यहाँ तक क्या होता है, उसका फार्मासिस्ट का रोल होता है, ठीक है। कल्टीवेशन तो बाद में आती है, पहले आती है बायोटेक्नोलॉजी, फिर वो कल्टीवेट करना, ठीक है, सीड्स वगैरह उसको क्या करना, कल्टीवेट करना, उसके बाद फिर लेके ड्रग की एलिमिनेशन तक फार्मासिस्ट का रोल होता है। अब फार्मासिस्ट का रोल मैंने बता दिया आपको कि क्लिनिकल, आपको पूछे कोई कि हाँ जी फार्मासिस्ट के रोल बताएं मुझे कहाँ कहाँ पे, तो जस्ट ये नहीं कि अब देखें 5 ईयर डिग्री है। अब ये नहीं कि आप सपोज एक बंदा आपको कह रहा है जी हाँ ये दवाइयाँ बेचने वाले, अब देखें 5 ईयर डिग्री कंप्लीट करके आप को कोई कहे तो आप जस्ट मेडिसिन सेलर्स हैं, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो यू हैव टू एलोबरेट इट कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट, कि फार्मासिस्ट का रोल कहाँ कहाँ पे होगा। आपने इसको एलोबरेट करना कि इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट का रोल है, ठीक है। जो डिफरेंट हम टाइप की डोजेज फार्म है उसकी क्या करते हैं, बना रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे। उसके अलावा क्या होता है, हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ पे रोल होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एज अ क्लिनिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल है, ठीक है, कि पेशेंट जो ड्रग होगी उसकी सेफ्टी बताना, ठीक है, उसकी एफिकेसी, क्वालिटी उसकी अच्छी है या नहीं, उसके बाद उसका जो कॉस्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल होता है, ठीक है। बाकी ये रिटेल है या अब रिटेल और कम्युनिटी में अगर हम बात करें तो रिटेल फार्मेसी में दो, एक होलसेल फार्मेसी आती है और एक कम्युनिटी फार्मेसी। तो रिटेल और ये तकरीबन सेम ही है, कम्युनिटी फार्मेसी रिटेल फार्मेसी की ही टाइप्स आती है, ठीक है। तो बाकी जो है फिर आती है हमारे पास फोरेंसिक फार्मेसी। तो फोरेंसिक फार्मेसी में बेसिकली हम क्या करते हैं, रूल्स और रेगुलेशन पढ़ते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स फिर ड्रग एक्ट आ जाते हैं, ठीक है। ड्रग एक्ट था हमारे पास 1976 में, वो फिर आप पढ़ेंगे कि डिविजनल ड्रग इंस्पेक्टर होता है और ड्रग इंस्पेक्टर होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट सेक्शन के तहत वो क्या कर सकता है कि जो डिफरेंट एरियाज से, कहीं मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से ड्रग के सैंपल ले सकता है और उसकी रिपोर्ट फिर देगा गवर्नमेंट को, ठीक है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, ड्रैब होगी या
उसको रिपोर्ट करेगा और वो फिर आगे अगर तो उसकी क्वालिटी में फॉल्ट होगा, ठीक है, अडल्ट्रेशन हुई होगी, तो देन वो क्या करेगी, गवर्नमेंट उसको पनिशमेंट करेगी या उसकी जो फार्मेसी वगैरह होगी उसको सील कर देगी। तो ये इसके डिफरेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये था मेन जो थी इसकी कि फार्मासिस्ट है, इसका रोल क्या होता है, डेफिनेशन ड्रग क्या है, मेडिसिन क्या है, फार्मेसी क्या है, फार्मासिस्ट क्या है, नर्सिंग क्या है, इसके रोल क्या है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या है, ठीक है, थेरेप्यूटिक मॉनिटर। उसके बाद हमारे पास जो क्लिनिकल या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है उसके पास पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड भी होता है कि उसके जो पेशेंट है उसको कौन कौन सी डिजीज थी, ये सारी चीज़ें। अच्छा, 3 बातें आपको मैं बताता हूँ, ये भी ज़रा देख लें। क्योंकि जब भी स्टूडेंट आते हैं फार्मेसी में इसमें एडमिशन लेते हैं तो उनको ये नहीं पता होता बी फॉर्म क्या है, ठीक है, डी फॉर्म क्या है और फॉर्म डी क्या है। अब देखिए जो फॉर्म डी है, आप 5 ईयर डिग्री क्या कर रहे हैं, उसके लिए आपने फार्मेसी डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है, तो उसको हम कहेंगे 5 ईयर प्रोग्राम जो होता है उसको क्या कहते हैं, फॉर्म डी कहते हैं, सही है। जो बी कैटेगरी है या बी फार्मेसी है, ये 4 ईयर टेक्नीशियन होता है, ठीक है, 4 ईयर प्रोग्राम होगा। और जो डी फार्म होगा या डी फार्मेसी है, ये होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है, ये 2 ईयर प्रोग्राम होता है। तो आपसे अगर कोई पूछे तो आपने करेक्ट वर्डिंग यूज करने, ये नहीं कहना कि मैं डी फार्मेसी कर रहा हूँ, ठीक है, या डी फार्म, आपने बताना है जी फॉर्म डी, दिस इज अ करेक्ट वर्ड बिकॉज यू हैव टू इंटर हियर फॉर 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। तो आपने बताना है कि जो करेक्ट वर्ड है वो है फॉर्म डी। तो ये अच्छा, एक जो फिजिकल फार्मेसी शेख अब्दुल रशीद की जो बुक है उसमें एक मिस्टेक है, जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स मैंने आपको बताया, उसमें मिस्टेक ये है कि जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिव डोज ओवर लीथल डोज, ठीक है, ये इसमें मिस्टेक है। मैंने जो बताया आपको क्या था, मैंने फार्माकोलॉजी में भी देखा है, नेट पे भी देखा है, वर्ड ये इसमें होगा लिथल डोज या टॉक्सिक डोज डिवाइडेड बाय, ठीक है, करेक्शन के आप लोग करेक्ट कर लें, लिथल डोज डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डोज, ये इसकी सही जो होगी फार्मूला होगा, ठीक है। ये इस पे फिजिकल फार्मेसी पे क्या है, ये जो शेख अब्दुल रशीद की जो बुक है उस पर मिस्टेक है, तो आप लोग उसके करेक्ट कर लें। दिस इज ऑल अबाउट टुडे topics, so anyone student have any question you can ask in the comment box. Thank you very much.